हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं मोशन एंड रेस्ट। अबाउट मोशन एंड रेस्ट। तो अपन ये चेकआउट करेंगे कि कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी और कोई भी बॉडी रेस्ट पर कब होगी। तो लेट अस सपोज ये ट्रेन की एक बोगी है, ये ट्रेन की दूसरी बोगी है और ये ट्रेन मूव कर रही है विद 60 किलोमीटर पर आवर। ये बेंच है, सीट्स है जहां पर ये पैसेंजर बैठे हैं। तो ये पैसेंजर ए है, ये बी है और ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके आगे जा रही है और ये प्लेटफॉर्म पर एक पर्सन खड़ा हुआ है सी। अब मैं आपसे एक बात बोलूं कि ए इज एट रेस्ट और ए इज इन मोशन। तो मैंने आपसे बोला ए रेस्ट पर है कि ए मोशन में है। तो अब आप बोलेंगे सर ए रेस्ट पर भी हो सकता है और ए मोशन में भी हो सकता है। कैसे? अगर हम ए को बी के हिसाब से बात करेंगे तो ए बी के सामने वाली बर्थ पे बैठा है आराम से और ए बी के सामने वाली बर्थ पे बैठा है, तो ए बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? रेस्ट पर होगा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली बर्थ पे बैठा है। तो इस ए की बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन अगर हम इस ए को इस सी के हिसाब से देखें तो ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो ये ए अभी यहां पर होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां पर होगा, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद सी से थोड़ी देर बाद, अरे दिख ही नहीं रहा ए। तो सी के हिसाब से बात करेंगे तो ए की पोजीशन कंटिन्यूसली टाइम के साथ ए के सी के हिसाब से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो पोजीशन ऑफ ए इज चेंजिंग विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सी। इट्स मीन्स सी के हिसाब से ए क्या होगा? क्या होगा? मोशन। तो ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। तो गौर फरमाइएगा, दोनों केस में हम इस ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन एक बार बी के हिसाब से ऑब्जर्व किया और एक बार सी के हिसाब से ऑब्जर्व किया। बी के हिसाब से ऑब्जर्व किया तो ए रेस्ट पर आया, सी के हिसाब से ऑब्जर्व किया तो ए मोशन में आया। मीन्स एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, एक के हिसाब से रेस्ट पर हो सकती है और यही सेम बॉडी सेम टाइम पे किसी दूसरे के हिसाब से क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। इसका मतलब कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन में बोलने से पहले अपन ये देखेंगे कि इस बॉडी की रेस्ट या मोशन कब बोलेंगे? जब हम इनके हिसाब से बात करेंगे। जब आप ए का रेस्ट या मोशन बी के हिसाब से देखते हैं तो बी ऑब्जर्वर बन गया, बी के हिसाब से ऑब्जर्व करें। और जब ए का रेस्ट या मोशन सी के हिसाब से देखते हैं तो सी क्या बन गया? ऑब्जर्वर बन गया। इसका मतलब रेस्ट और मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। केवल ऑब्जेक्ट देख के ही आप रेस्ट और मोशन नहीं बोल सकते। आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जर्वर भी देखना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट हो गया ए, आप ए को देख रहे हो, लेकिन किसके हिसाब से देख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसके हिसाब से देख रहे हो वो क्या बनेगा? ऑब्जर्वर। तो ए बॉडी है, लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर चेंज कर देता हूं तो ए जो बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, लेकिन यही ए ऑब्जर्वर चेंज करते ही सी के रेस्पेक्ट में किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो भैया रेस्ट एंड मोशन आर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। और कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट पे या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब पूर्णतया रेस्ट पर या पूर्णतया मोशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही बॉडी एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, लेकिन सेम बॉडी
किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या आ सकती है, मोशन में हो सकती है। तो जब भी हमको किसी बॉडी को रेस्ट या मोशन में बोलना पड़ेगा, हम बोलेंगे यार ये बॉडी रेस्ट पर है कि मोशन में, तो हमको बोलना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में बात करें, ऑब्जर्वर किसको लें। तो जब तक आप ऑब्जर्वर नहीं बोलेंगे अपन किसी बॉडी का रेस्ट या मोशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मैं बोलूं कि मैं रेस्ट पर हूं कि मोशन में हूं, तो देखा जाए तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक मैं ऑब्जर्वर नहीं बोलूंगा किसके हिसाब से बात करेंगे तब तक मेरा रेस्ट या मोशन नहीं आएगा। अब मैंने क्वेश्चन बोला कि मैं रेस्ट पर हूं कि मोशन में हूं, आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से, तो आप बोलेंगे सर आप हमारे रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन विद टाइम चेंज नहीं हो रही। अब एक और बात होती है, कोई भी बॉडी किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर कब होगी, जब बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो मैं आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हूं, लेकिन मैं किसी और के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता हूं, मोशन में हो सकता हूं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर चेंज करेंगे तो बॉडी का रेस्ट या मोशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर आप तो रेस्ट पर हो, किसी और के हिसाब से मोशन में कैसे हो सकते हो, देखना कि ये सुमित सर है और ये स्टूडेंट्स, ये सुमित सर है और ये स्टूडेंट पर है। तो अभी सुमित सर आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि सुमित सर की आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। कल को यहां पर एक और कोई पियोन आ गया, यहां कोई पियोन आ गया और वो पियोन चल रहा है, और वो पियोन चल रहा है, पियोन चल रहा है, तो पियोन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, मेरी पोजीशन क्या होगी, टाइम के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अभी मैं इससे इतनी डिस्टेंस पे हूं, फिर इतनी, और शायद एंगल भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो मेरी इस पियोन के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होती जाएगी, टाइम के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो मैं इस पियोन के रेस्पेक्ट में क्या आ जाऊंगा, मोशन में आ जाऊंगा। तो एक बहुत गजब की बात पता लगी क्या, बॉडी तो रेस्ट पर है, मैं तो चल नहीं रहा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर चल रहा है तो भी बॉडी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, मोशन में होगी। तो गौर फरमाइएगा, कहना क्या चाह रहा हूं कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको रेस्ट या मोशन देखना है तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वर स्पेसिफाई करेंगे। अब ऑब्जर्वर आपने स्पेसिफाई कर लिया, अब आपको उस ऑब्जर्वर के हिसाब से बात करनी कि रेस्ट पर है कि मोशन में। तो अगर बॉडी की पोजीशन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही होगी तो बॉडी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगी, और अगर बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो वो बॉडी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, मोशन में होगी। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ठीक है। तो आप इस ए की बी के हिसाब से बात करें तो ये दोनों बर्ड पे बैठे हुए हैं, तो इस ए की बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ये ए इस बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पर होगा। ये ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगा। लेकिन अगर मैं इस बी को ऑब्जर्वर नहीं लेकर प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को ऑब्जर्वर लेता तो इस ए की पोजीशन इस सी के रेस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि ये ट्रेन आगे चलती जा रही है, ट्रेन आगे चलती जा रही है। तो ये सी की पोजीशन इस ए की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। तो ये ए सी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब बात आती है कि जस्ट ये ए सी के रेस्पेक्ट में मोशन में है, तो ये ए बी के रेस्पेक्ट में मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये भी 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और चूंकि ये भी ट्रेन में बैठा हुआ है तो ये भी 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो देखा जाए तो दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। कौन, बॉडी भी चल रही है और ऑब्जर्वर भी चल रहा है, और सेम स्पीड से चल रहे हैं। इस वजह से इसकी इस बी ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इस वजह से ये ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। गौर फरमाना,
दोनों चल रहे हैं, चलने के बावजूद भी रुके हुए नहीं है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन चलने के बावजूद भी ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। जनरली अपन सोचते हैं रेस्ट पर कब होगा, जब रुका हुआ होगा, नहीं, ये चल रहा है फिर भी रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से ये चल रहा है उसके पीछे उतनी स्पीड से ये चल रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई ए बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन इस ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, तो ये ए सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में होगा। तो कोई भी बॉडी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में कब होगी, जब बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब ये दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो बॉडी खुद चले या बॉडी तो रुकी रहे और ऑब्जर्वर खुद चले। मतलब देखिएगा, ये ए है, ये सी है, सी रुका हुआ है, ए चल रहा है, और ए चल रहा है तो नो डाउट ए की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो ए सी के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, मोशन में आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इस ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। ये दोनों सिंपल है, ये तो सबको पता लग जाता है कि हाँ ये चल रहा है, इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में मोशन में होगी। लेकिन अगर मैं इस ए को ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां पर भी मैं ए को सी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा था, बोले तो यहां ए बॉडी थी और सी ऑब्जर्वर था, यहां भी ए बॉडी है और सी ऑब्जर्वर है। लेकिन ए रुका हुआ है, ए तो जहां का था वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन सी अगर चलने लग गया, तो सी अगर चलने लग गया तो भी ए की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में क्या होती जाएगी, टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, तो भी ए क्या होगा, सी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मीन्स केवल ए के चलने से ही सी के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं होगा। अगर ए खड़ा रहे और ऑब्जर्वर चलने लग जाए तो भी बॉडी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या आएगी, मोशन में आएगी। तो यूं समझिए, ऑब्जर्वर केवल बॉडी के रुके रहने से ही रेस्ट पर नहीं होता, और केवल बॉडी के चलने से ही मोशन में नहीं होता। कहना क्या चाह रहा हूं, देखना, ए रुका हुआ है, सी रुका हुआ है, ए सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, लेकिन अगर ए 50 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाए और सी भी इसी डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाए, तो क्या ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी, क्या नहीं होगी। ये अभी यहां पर है, लेट अस सपोज इनके बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो थोड़ी देर बाद जब ए यहां पर आएगा, सी भी यहां पर आएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, तो अभी भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मीटर ही होगी, 5 मीटर ही होगी। तो इसका मतलब ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो भैया ए चल रहा है, ए चल रहा है, फिर भी ए सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट पर होगा। तो रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रुकी है, बॉडी चल भी रही है तो भी वो रेस्ट पर हो सकती है, क्योंकि रेस्ट या मोशन किसके हिसाब से बोले जाएंगे, ऑब्जर्वर के हिसाब से। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। ए रुका हुआ है, सी रुका हुआ है, तो भी ए सी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ए चलने लगा 50 मीटर पर सेकंड से, सी भी चलने लगा 50 मीटर पर सेकंड से, ए के डायरेक्शन में चलने लगे, तो भी ए की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो ए चल रहा है फिर भी सी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि ऑब्जर्वर भी उसके साथ साथ चल रहा है। अब देखना, ये ए है, ये सी है, ए सी रुका हुआ है और ए चल रहा है, और जब सी रुका हुआ है, ए चल रहा है, तो नो डाउट इस ए की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होगी, तो ए सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में होगा। ठीक, लेकिन अगर ए नहीं चले और सी चले, तो क्या इस ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्या होगी। अभी तो ये बिल्कुल इसके सामने, जब यहां आ जाएगा तो इधर पीछे रह जाएगा, जब यहां आएगा तो और पीछे रह जाएगा। तो अगर सी चल रहा है बोले तो ऑब्जर्वर चल रहा है, बॉडी रुकी हुई है, तो भी ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। तो कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी, जब बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी, तो बॉडी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में होगी। अब ये मोशन में कैसे होगी कि खुद बॉडी चले या ऑब्जर्वर चलेगा, तो भी बॉडी उसके रेस्पेक्ट में क्या आ सकती है, मोशन में आ सकती है। तो अपन जब बोलते हैं कि ये बॉडी रेस्ट पर है कि मोशन में है,
तो ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक ऑब्जर्वर नहीं बोला जाएगा, जब तक ऑब्जर्वर नहीं बोला जाएगा तब तक कोई मोशन या रेस्ट नहीं होगा। तो मोशन या रेस्ट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। केवल ऑब्जेक्ट बोलने से काम नहीं चलेगा कि ये रेस्ट पर है कि मोशन में, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है कि मोशन में। तो अगर आपको ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जिसको आपने ऑब्जर्वर लिया है उसके हिसाब से आपको बताना है बॉडी रेस्ट पर है कि मोशन में, तो आप ये देख लो कि बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, और अगर बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर चेंज करूं तो हो सकता है बॉडी जो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में थी अदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर आ जाए, या इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर थी अदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में आ जाए। मींस ए बी के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे था, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज किया तो ए सी के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, मोशन में आ गया। ए सी के रेस्पेक्ट में मोशन में था, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज किया तो ए ही बी के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, और वही बॉडी किसी अदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। वैसा वर्सा उल्टा भी बोल सकते हैं, एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो वही बॉडी हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो। तो जब तक आप ऑब्जर्वर नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन क्लियर नहीं होगा, तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है, कोई एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। यही बॉडी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है और यही बॉडी सेम टाइम में इसके रेस्पेक्ट में मोशन में, तो कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन नहीं होगा। हाँ, ऑब्जर्वर फिक्स कर देंगे तब जरूर बोल सकते हैं कि हाँ ये रेस्ट पर है और ये मोशन में है। तो मोशन एंड रेस्ट आर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। और मैं फिर एक चीज बताना चाह रहा हूं कि कोई भी बॉडी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर कब होगी, जब बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं निकालना कि बॉडी रुकी होगी तभी रेस्ट पर होगी, नहीं, बॉडी चल भी रही होगी तब भी रेस्ट पर हो सकती है। अरे ये मेरे हिसाब से ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, तो ए चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, फिर भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि ये 80 किलोमीटर पर आवर से राइट हैंड में जा रहा है, बी भी 80 किलोमीटर पर आवर से राइट हैंड में जा रहा है। दैट्स व्हाई इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा। तो इस ए की इस बी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये ए ऑब्जेक्ट एक्चुअली चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बी के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि ए जितनी स्पीड से चल रहा है बी भी उतनी स्पीड से उसके पीछे पीछे जा रहा है। जनरली अपन सोचते हैं रेस्ट में कब होगा, जब रुका हुआ है, नहीं, ये चलते हुए होने के बावजूद भी ये रेस्ट पर है। सिमिलरली अगर अपन मोशन की बात करें तो किसी भी बॉडी को ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में कब बोलेंगे, जब बॉडी की ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होती जाएगी, टाइम के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो बॉडी उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। जनरली मोशन में समझ में आता है कि बॉडी चलेगी तो ये मोशन में आएगी, नहीं, बॉडी एक्चुअल में रेस्ट में रुका हुआ भी है तो भी क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। कि जैसा अपन ने बोला ये ए है, ये सी है, देखना ए अगर चल रहा है तो इस ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती जाएगी। तो ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी, इसमें तो कोई तकलीफ होती नहीं किसी को। लेकिन ए रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर चलने लग जाए, जिसके हिसाब से बात कर रहा हूं वो चलने लग जाए, तो भी इस ए की सी के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती जाएगी। सी आगे आता जा रहा है, सी आगे आता जा रहा है, तो पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो ए सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मोशन में होगा। मींस ऑब्जर्वर अगर चलने लग गया तो भी ए क्या कहलाएगा, सी के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सी के चलने पर भी ए की पोजीशन
सी के रेस्पेक्ट में क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। केवल ए के चलने से पोजीशन चेंज नहीं होगी, ऑब्जर्वर के चलने से भी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू सी। अब अपन बात करते हैं मोशन। तो तीन टाइप का मोशन होता है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, वन डी मोशन क्या होगा, वन डी मोशन क्या होगा। वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो पार्टिकल का जो मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। तो इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन क्या होगा, 2D मोशन क्या होगा, अगर पार्टिकल एक प्लेन पर, अगर पार्टिकल एक प्लेन पर कर्व पाथ पे चलता है, एक प्लेन पर कर्व टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। तो इफ पार्टिकल मूव्स ऑन अ प्लेन अलोंग अ कर्व पाथ, along a curved path, then the motion is called टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3D मोशन क्या होगा, 3D मोशन क्या होगा, पार्टिकल चला, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, क्या एक प्लेन पे चल रहा है, क्या नहीं, ये अलग अलग प्लेन पे चल रहा है अलोंग कर्व पाथ। तो अगर आपका पार्टिकल स्पेस हवा में ऊपर नीचे आगे पीछे चलता है, आर्बिट्रेरी मोशन करता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल एक प्लेन पर नहीं चलेगा, अलग अलग प्लेन पर चलेगा, तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो क्या होगा, 3D मोशन। अपने सिलेबस में मेनली वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल मोशन होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन अपने सिलेबस में नहीं होता। वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल एक प्लेन पर कर्व पाथ पे चलेगा, एक प्लेन पर ही चल रहा है, बोर्ड पर है तो बोर्ड पर ही रह रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। लेकिन अगर पार्टिकल बोर्ड से पे चलते चलते हवा में आ जाए, फिर आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर चल जाए, तो इस टाइप का जो मोशन होगा वो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल एक कर्व पाथ पे, एक प्लेन पर कर्व पाथ पे चलेगा, बोले तो इसी प्लेन पर रहेगा, एक ही प्लेन पर रहेगा, उस प्लेन के ना बाहर जाएगा ना अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन। जिस तरह से चींटी फर्श पे चलती है तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो गया, या आप बोलते हैं कि स्नेक फ्लोर पे चलेगा, वो टू डायमेंशनल मोशन हो गया। और अगर पार्टिकल कुछ एक प्लेन से चलते हुए दूसरे प्लेन पर आ गया, दूसरे से तीसरे पर आ गया, तो डिफरेंट प्लेन पर चल रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। जस्ट लाइक मोशन ऑफ मॉस्किटो, मच्छर ऊपर नीचे इधर उधर चलता है, तो वो क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। अभी हाल फिलहाल अपन क्या करते हैं, चाहे वो 1D मोशन हो, चाहे वो 2D मोशन हो, चाहे वो 3D मोशन हो, इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो 1D में भी काम आएगी, 2D में भी काम आएगी, 3D में भी काम आएगी। एक्चुअल थ्री डायमेंशनल मोशन तो अपने सिलेबस में है ही नहीं। तो अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन रिलेटेड टू मोशन, चाहे वो 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो। तो डेफिनेशन रिलेटेड टू मोशन, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इसके अंदर डिस्टेंस, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। तो लेट अस सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। आपसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ on which particle move।
लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव्स, तो जिस पाथ पर पार्टिकल मूव करता है उस पाथ की लेंथ। तो मेरे से बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो पार्टिकल यहां से चला, तो जिस रास्ते पे ये चला इस रास्ते की जो लेंथ है, इस रास्ते की ही जो लेंथ है, ये लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। ये लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब एक चीज और देखना, पार्टिकल ए से चला बी तक पहुंचा, तो अगर मैं इससे बोला कि ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन मेरे से बोला ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ए से सी तक का मतलब ए से सी तक जाने में जो लेंथ ऑफ पाथ है, जिस रास्ते पे वो चला उस रास्ते की लेंथ फाइंड आउट करो, तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ बताऊंगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो ये देखने की बात होती है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं डिस्टेंस कहां से कहां तक की है, कौन से टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। जैसे यहां से यहां तक आने में इसको 5 सेकंड लगा और ए से बी तक जाने में इसको 10 सेकंड लगा, तो मेरे से बोलेगा, मेरे से बोला गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकंड, तो मैं ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लगा, तो मैं ए से बी तक में जिस रास्ते पे ये चला, जिस पाथ पर ये चला उस पाथ की लेंथ फाइंड आउट कर लूंगा। और मेरे से बोला कि यार 5 सेकंड के अंदर बताओ कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 5 सेकंड के बाद यहां पर आया, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, जिस रास्ते पे ये चला उस रास्ते की क्या फाइंड आउट कर लो, लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ आ जाएगी वो 5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस आ जाएगी, और यहां से यहां तक की जो लेंथ आएगी, इस पाथ की जो लेंथ आएगी वो 10 सेकंड के अंदर की डिस्टेंस आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक बात है, एक बार पार्टिकल ए से चलता है बी पर पहुंचता है, एक बार इस रास्ते से ए से बी पर पहुंचा, एक बार इस रास्ते से ए से बी पे पहुंचा, और एक बार इस रास्ते से ए से बी पर पहुंचा, ठीक। तो अलग अलग रास्तों से पार्टिकल ए से बी पर पहुंचता है, तो क्या इन सब रास्तों के अंदर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल सेम होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पाथ के अलोंग डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ, तो इस पाथ की लेंथ बोले तो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। इस सेकंड पाथ के अलोंग डिस्टेंस की बात करूंगा कि जब मैं इस रास्ते पे चला तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या, लेंथ ऑफ पाथ, तो इस रास्ते की जो लेंथ होगी ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या इस की लेंथ और इसकी लेंथ सेम है क्या, नहीं है। क्या इस रास्ते की लेंथ सेम है क्या, नहीं है। तो गौर फरमाइएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन अगर मैं अलग अलग रास्ते से जाता हूं तो डिस्टेंस क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। अरे नाम से पता लग रहा है डिस्टेंस का डेफिनेशन ही क्या होता, लेंथ ऑफ पाथ। पाथ क्या, लेंथ, तो पाथ चेंज होगा तो नो डाउट अलग अलग रास्ते की लेंथ अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो जब भी आपसे बोला जाए कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए ट्रेवल बाय पार्टिकल, तो सबसे पहले ये चेकआउट कीजिए कौन से रास्ते से बात कर रहा है। जिस रास्ते से बात कर रहा है उस रास्ते की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग रास्ते की लेंथ अलग अलग होगी। तो जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते की लेंथ फाइंड आउट कर लो। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रखता हूं, लेकिन अलग अलग रास्ते पे जाऊंगा तो अलग अलग रास्ते की जो लेंथ होगी वो अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, क्या होगी, अलग अलग होगी। आप यूं समझिए डिस्टेंस क्या बोला है, आप यूं समझिए डिस्टेंस क्या बोला है। ये आपका घर है और ये प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है। आप शाम को खेलने गए तो आप आपके घर से निकले, एक दिन आप इस रास्ते से गए, एक दिन आप इस रास्ते से गए, एक दिन आप इस रास्ते से गए, तो आपकी जो गाड़ी का जो माइलोमीटर है
आपकी गाड़ी का जो माइलोमीटर है, जब आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी, इनफील्ड या पल्सर जब आप चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी का जो माइलोमीटर है वो क्या रीड करता है, वो जिस रास्ते पे गाड़ी जा रही है उस रास्ते की क्या मेजर करता है, लेंथ। तो लेट अस सपोज 3 बंदे थे, एक इससे गया, एक इससे गया, एक इससे गया, तीनों का गाड़ी का माइलोमीटर में शुरू में 100 किलोमीटर आ रहा था, ठीक। जो इस रास्ते से गया उसके यहां पर कितना आया, 102 किलोमीटर। जो इस रास्ते से गया 103 किलोमीटर, और जो इस रास्ते से गया 105 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से 105 आ गया। इसका मतलब इस रास्ते की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 किलोमीटर। यहां से यहां 102 आया तो इस रास्ते की लेंथ 2 किलोमीटर, इस रास्ते की लेंथ क्या आएगी, 3 किलोमीटर। तो अपन सब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, कोई तो होता है शॉर्टकट और कोई घूमते फिरते वाला होता है। तो जो रास्ता लंबा होगा उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या, लेंथ ऑफ पाथ, तो लंबा रास्ता है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। शॉर्टकट है तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो आपकी जो गाड़ी का माइलोमीटर है वो एक्चुअल क्या पड़ता है, जिस रोड से आप जा रहे हो उस रोड की लेंथ, बोले तो उस पाथ की लेंथ, ठीक है कि नहीं बात। तो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो भी अलग अलग रास्तों पर डिस्टेंस क्या आ सकती है, अलग अलग आ सकती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा सिस्टम में मीटर होगा, लेकिन डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अगर अपन को बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस मेजर करनी है, बूंदी से दिल्ली तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो क्या मीटर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, क्या किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे। आपको रूम की लेंथ मेजर करनी है तो किस में मेजर करते हैं, फीट में। अगर आपको ये डिस्टेंस मेजर करनी तो किलोमीटर में मेजर करेंगे क्या, किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो इसको माइक्रोमीटर या नैनोमीटर या अंगस्ट्रोम में मेजर करते हैं। अंगस्ट्रोम का मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट मीटर होता है, बाकी बहुत सारे यूनिट है, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, अंगस्ट्रोम, फर्मी, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, लेंथ। तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m0 l1 t0। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन, जब भी डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़े तो डिस्टेंस के डेफिनेशन में चल जाना कि डिस्टेंस क्या वाला है, लेंथ ऑफ पाथ ऑन विच पार्टिकल मूव्स। तो जिस रास्ते पर पार्टिकल चल रहा है उस रास्ते की लेंथ फाइंड आउट कर लो इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन गिवन टाइम, उस टाइम के अंदर, जिस टाइम के अंदर आपको फाइंड आउट करनी है उस टाइम के अंदर पर जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते की क्या फाइंड आउट कर लीजिए, लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन अगर मैं एक ही जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग रास्तों से जाऊंगा तो अलग अलग रास्तों की लेंथ अलग अलग होगी, तो डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t0। ये तो बात हुई डिस्टेंस की। अब अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब अपन बात करते हैं भैया लोगों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो पहली बात, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो लेट अस सपोज ये पार्टिकल ए से चलता है, इस तरह से घूमते फिरते बी पर आ गया और आपसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल व्हेन पार्टिकल रीचेस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने पर मेरे को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। मींस एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे। कहां से, पार्टिकल जहां से चलना शुरू हुआ, स्टार्टिंग जो पॉइंट है वहां से
तो स्टार्टिंग पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है इसको इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं, इसको फाइनल पॉइंट। तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ए से बी तक एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ये जो एरो आएगा यह एरो ही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरो आ गया तो इस एरो की जो लेंथ है, इस एरो की लेंथ बोले तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इस एरो की लेंथ का मतलब क्या है, ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस एरो की जो लेंथ होगी वो क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर आई, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ आई। तो अगर मेरे को ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो मैं डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग initial and final point, and displacement is towards from direction of displacement is from initial to final point। तो दो डेफिनेशन मैंने डिस्प्लेसमेंट का दे दिया। क्या दे दिया भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ending at final point। तो this arrow gives the displacement। तो डिस्प्लेसमेंट का एरो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस एरो गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब ये एरो डिस्प्लेसमेंट देगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आएगा, डायरेक्शन भी आएगी। लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन। अब इस एरो की लेंथ बोले तो एक तरह से क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है कि नहीं बात। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन किधर से किधर आएगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ आएगी। अब एक बात बताइएगा, ये पार्टिकल ए से चला बी पर पहुंचा, एक बार इस रास्ते से गया, आपसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट बताना है तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, ड्रॉ एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल एंडिंग एट फाइनल। तो आपने ये एक एरो ड्रॉ कर दिया, आपने कहा कि यार इस रास्ते का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो ये एरो आया। फिर पार्टिकल क्या करा, इस रास्ते से ए से बी पर गया, इस रास्ते से ए से बी पे गया। फिर आपसे बोला गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर दिमाग में आया क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंडिंग एट फाइनल पॉइंट। तो पता लगा अरे इस रास्ते में भी डिस्प्लेसमेंट तो यही एरो आया, सेम ही एरो आया। आपसे बोला गया इस रास्ते पर अगर मैं इस रास्ते से होते हुए बी पर जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप बोलेंगे ड्रॉ एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग एट फाइनल पॉइंट। तो पता लगा अरे इस रास्ते के लिए भी डिस्प्लेसमेंट तो यही एरो आया। इसका मतलब रास्ता ये हो चाहे ये हो, इन सभी रास्तों में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में पाथ नाम का वर्ड आ ही नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल एंड एंडिंग एट फाइनल। तो आप किसी भी रास्ते से चल जाएं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो हर रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट यही एरो आएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है
डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप ये मत देखो किस रास्ते पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो कि कहां से कहां तक का बात करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। आप खटाखट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो या इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो ड्रॉ कर दो, उस एरो का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को दे देगा और उस एरो का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को दे देगा और केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस रास्ते पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था तो इन सभी रास्तों में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस लाइन की लेंथ आएगा और डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर आएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। इसका नाम डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो आप किसी भी रास्ते से होते हुए जाइए, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब एक और बात बताइए, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं ए से बी पर, इस रास्ते से होते हुए ए से बी पे गया तो मेरे को बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल ज्यादा होगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा? का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो अगर मैं ऐसे ए से बी पे जाता हूं तो कौन ज्यादा होगा? डिस्टेंस की बात करेंगे, लेंथ ऑफ पाथ, इस रास्ते की लेंथ डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो नो डाउट अंधे को भी दिख रहा है इस रास्ते की लेंथ इस लेंथ से ज्यादा है तो पता लगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो गया। इस रास्ते के अंदर कौन ज्यादा होगा? अगर मैं इस रास्ते से होते हुए ए से बी पे जाऊं तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी वो का वही होगा, लेकिन रास्ता बदलते ही डिस्टेंस तो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर मैं इस रास्ते से जाऊं स्ट्रेट, सीधा का सीधा सेट, तो बताओ कौन ज्यादा होगा? तो भैया डिस्टेंस क्या होगा? लेंथ ऑफ पाथ। अरे ये तो सीधा का सीधा ये लेंथ ऑफ पाथ बोले तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए। ऐसा कोई रास्ता है जिसमें डिस्टेंस कम और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो? ऐसा कोई रास्ता ढूंढो। अगर मैं यूं जाऊंगा तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या इक्वल होगी। इक्वल भी कब होगी? जब वो सीधा सीधा चलेगा, अदरवाइज किसी और रास्ते पे चलेगा तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। या यूं बोलो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस रास्ते पर डिस्टेंस मिनिमम आएगी, वही क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो अपन बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज किसी और रास्ते में जाएंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे डेफिनेशन आपको देता जा रहा हूं। फर्स्ट डेफिनेशन दिया मैंने, ए से बी पर आया तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या दिया? ड्रॉ एन एरो, डिस्प्लेसमेंट इज अ एरो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल एंड एंडिंग एट फाइनल। इस एरो के अंदर मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी। थर्ड में मैंने बोला मैग्नीट्यूड क्या बोला? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इसका जो डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। अब एक और डेफिनेशन बोल दिया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक और बात फिर वापस आते हैं, एक पार्टिकल है ए से चला बी पर पहुंचा, आपसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल बिटवीन ए एंड बी। तो आपने बोला ड्रॉ एन एरो स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट बी। तो मैंने ए से बी की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दिया। इस एरो की लेंथ क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को, और ये एरो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। तो अगर मैं एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ करता हूं
तो मेरे को याद आता है यार ये तो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब पता है क्या, डिस्प्लेसमेंट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। अब इसको थोड़ा और ढंग से देख लें, इसको थोड़ा और ढंग से देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ओरिजिन अभी मैंने ओ लिया है, बोले तो ओ के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। ओ मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। इस ए का ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 है, बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। अगर ए के ओ के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो भैया लोगों r1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, और r2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। अब आपको बोला गया पार्टिकल ए से मूव करता 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 कहां पर आ गया, बी पर आ गया, ए से मूव करता करता बी पर आ गया। अब आपसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, ए से बी की तरफ एक एरो ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैंने ए से बी की तरफ एरो ड्रॉ किया तो मैं इस एरो को क्या बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो डिस्प्लेसमेंट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। तो अगर मैं इसको आर वेक्टर बोलता हूं, इसको आर वेक्टर बोलता हूं, तो ये जो आर वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा भैया, आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये जो r वेक्टर है बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अब डिस्प्लेसमेंट के केस में जनरल इसको r से नहीं रिप्रेजेंट करके इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा r से, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस आ रहा है इसलिए इसको डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप चाहें तो r से भी रिप्रेजेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है ना, तो r1 वेक्टर की जगह ये लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के माइनस x1 i के माइनस y1 j के माइनस z1 k के। तो इन दोनों में से i के कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x2 माइनस x1, यहां माइनस है ना इस वजह से, प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं पोजीशन वेक्टर से भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल चाहे ए से जाए, चाहे ए से जाए, चाहे ए से जाए, ये पोजीशन वेक्टर तो सेम रहने वाला है, और जब ये पोजीशन वेक्टर सेम रहने वाला है तो सारे रास्तों पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए आज इतना से स्टडी करते हैं, फिर कल आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।